हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और आज का ये सेशन मिरर के सवालों पर आधारित है। दर्पण के वो न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जेई हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, सभी एग्जाम्स में आते हैं। और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, लेंस और दर्पण वाले सवाल कैसे करे जाए। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दर्पण पर आधारित प्रश्न, न्यूमेरिकल्स। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं शुरुआत में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हैं। शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सेशन देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो देखिएगा, लाइट चैप्टर, कुछ जो नेचुरल फिनोमेना है, जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। शुरुआत में देखते हैं जरा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग जरा पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, आराम से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न करा, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। देखिए किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर अलग है, प्रकाश की चाल हवा की तुलना में अलग है, तो उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। क्या होता है? अपवर्तनांक को हम लोग जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बराबर होता है C/V, जहाँ पर C होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की हवा में चाल, है ना। ये होता है प्रकाश की हवा में चाल, और V होता है तुम्हारा, हाँ, प्रकाश की हवा में चाल, और V होता है तुम्हारा माध्यम में चाल, है ना। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि फटाक से आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश की माध्यम में चाल, बस ये तुम्हारा सूत्र है। यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुणा, है ना, ये कह रहा है गुणा। गुणा है इसलिए गलत है, तो ये वाला जवाब इसका सही जवाब नहीं हो सकता। ए वाला तो गलत हो गया, है कि नहीं। दूसरा देखिएगा, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, इसलिए भी ये वाला गलत हो गया, है कि नहीं। ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है। अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, नहीं, हवा नीचे नहीं हो सकता यहाँ पर, इसलिए ये भी गलत हो गया। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, यही हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ पर ये हमारा सही उत्तर होगा डी वाला पार्ट, है ना, डी वाला पार्ट। क्लियर हुआ ये चीज। आगे चलते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर ये वाला प्रश्न, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं, जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये चमकदार होती हैं, है कि नहीं। चमकदार वस्तुएं होती, पारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है। गैर चमकदार वस्तुएं, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर वस्तुएं गैर चमकदार हैं, उन पर प्रकाश पड़ता है तो दिखती हैं, है कि नहीं। स्पष्ट वस्तुएं, इनका कोई मतलब नहीं है इस शब्द का, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द का मतलब बनता है चमकदार वस्तुएं, देखो चमकदार वस्तुएं एक्चुअली में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसका सही आंसर है। चमकदार शब्द यहाँ पर सही नहीं लग रहा है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनको बोलते हैं डी। तो इसका मतलब जैसे सूर्य हो गया, है ना, जैसे सूर्य हो गया, ये सन, है ना, सन हो गया, और तुम्हारा बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब जलती हुई चीजें जो होती हैं ना, लैंप हो गया, तो ये लैंप मतलब दिया, दिया सलाई, दिया, दीपक, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। अब देखो पहली चीज, जब भी मैंने प्रकाश नाम का चैप्टर अपने थ्योरी में पढ़ाया, तब तब मैंने हमेशा बताया है कि जो सफेद रंग का प्रकाश होता है उसमें कुल 7 रंग के प्रकाश होते हैं। सातों रंग के प्रकाश आकर के किसी वस्तु पर गिरते हैं, और जब सातों रंग के प्रकाश आकर के एक साथ किसी वस्तु पर गिरते हैं, तो वो वस्तु क्या करती है, उसमें से कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ रंगों को वो वापस कर देती है, या किसी एक रंग को वापस कर देती है। जिस रंग को वो वापस कर देती है, परावर्तित कर देती है, वही रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर आकर के गिरता है, और वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। कोई वस्तु हरे रंग की है, सफेद रंग का प्रकाश गिरा, 7 रंग हैं उसमें जिनमें हरा भी शामिल है, तो 6 रंग उसने अवशोषित कर लिए,
हरा रंग उसने परावर्तित कर दिया, वही हमारी आंखों पर गिरा, वही हमें रंग दिख गया, तो हमने कहा कि वो वस्तु हरे रंग की है। पत्तियों के केस में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। दूसरा कह रहा हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। अवशोषित अगर कर लेती तो हमें हरा दिखाई ही नहीं देता, है कि नहीं। हरे रंग के अलावा अन्य सभी रंग को परावर्तित कर देती है, नहीं, तो ये गलत है, बिल्कुल उल्टा बोल दिया इसने। यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित कर देती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो सही जवाब है वो हमें हमारा ए पार्ट है कि नहीं, ए पार्ट। सिर्फ हरे रंग के प्रकाश को ये परावर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ठीक है, प्रकाश की गति को मापा गया था 1676 सन में, है ना, 1676 ईस्वी में। चलिए, ये तो एक इतिहास से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज हो गई। अब आते हैं, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रंग की रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू होता है, ऐसा क्यों होता है। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यह अपवर्तन की वजह से होता है। देखो, यहाँ अपवर्तन तो नहीं होता, अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलाव यहाँ हो ही नहीं रहा है। यह लंबन पैरेलैक्स की त्रुटि की वजह से होता है, जी नहीं, ये पैरेलैक्स एरर नहीं होती है। पैरेलैक्स एरर इसका कोई सवाल ही नहीं बनता, ये एक अलग चीज, ये एक अलग घटना होती है। ये भी सही जवाब नहीं है। एक्चुअली इसका सही जवाब है तुम्हारा ए पार्ट। ए पार्ट ये है, देखिए, जो तुम्हारा सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी में जो चीज़ हमें हरी दिखाई दे रही है, उसको हम अगर लाल रोशनी में रखें, जैसे हरा कपड़ा है एक हरा, तो हरे रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसकी रेंज अलग है। हरे रंग की हरे रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ, वो यहाँ से यहाँ तक है, और जो लाल रंग की होती है वो तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। तो जब हरे रंग के कपड़े को लाल रंग की रोशनी में रखते हो, लाल रंग के पूरे प्रकाश को वो अवशोषित कर लेता है, और ऐसे में बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता, बिल्कुल परावर्तन नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें जब कोई भी प्रकाश अगर पूर्णतः अगर अवशोषित हो जाएगा तो वो हमें हमेशा डार्क दिखेगा, है ना, इसी वजह से ये ब्लैक दिखने लगता है हमको। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो गया वो हमारा हो गया ए पार्ट। चलिए, एक, अच्छा, उसके बाद अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। सही जवाब यह है कि काला दिखाई पड़ता है। काला क्यों दिखाई पड़ता है, एक चीज समझिएगा। जैसे जमीन पर क्या है कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जहां हम जमीन पर खड़े हैं हमारे चारों तरफ गैसें हैं, हवाएं हैं। अब सूर्य की जब रोशनी आती है तो हवाओं के कणों से टकरा करके फैलती हैं, तो उसमें से 7 रंग की प्रकाश की किरणें रैंडम ऐसे ऐसे इधर उधर बिखर जाती हैं। जैसे पानी की धार पतली सी एक पत्थर पर गिरा दो तो पानी की बूंदें इधर उधर छिटक के फैलती हैं, बिल्कुल वैसे ही सूर्य के प्रकाश जब आकर के वायुमंडल में गिरता है, वायुमंडल में अंदर एंट्री करता है, तो वो जो है, जो वायु के कण होते हैं उनसे टकरा करके फैलता है। टकरा करके अगर वो इस तरीके से फैलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे कमरे में जो भी वस्तु हमें दिख रही हो, सूर्य का प्रकाश सीधे उस पर आकर के गिर रहा हो, वो स्कैटरिंग, फैलने के कारण भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश फैलता है तो भी हमें दिखती हैं, है ना। तो यहाँ पर अब इस स्पेस में क्या है, अंतरिक्ष में कोई भी गैस है ही नहीं, तो इसी वजह से वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो आगे आगे की तरफ चलते हैं। दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 है। मान लेते हैं कि एक तुम्हारा ये है, इसकी जो है ना E1 है, और एक तुम्हारी जो है ना वो तुम्हारी इस तरीके से है, और ये है तुम्हारी E2। तो ये ऐसे करके और ये वाला तुम्हारा ऐसे करके, तो E1 और E2 है, और इसकी जो एनर्जी तुम्हारी दी गई है, इसकी जो E1 की एनर्जी तुम्हारी दी गई है वो है तुम्हारी कितनी, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो तुम्हारा E2 है, E2 और E2 की वैल्यू है तुम्हारी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तेरा उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच संबंध क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक पहले से एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है कि ई बराबर होता है एच इंटू एफ, है ना, ये होता है एच इंटू एफ। अब ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी,
एच क्या है, प्लांक का नियतांक बोला जाता है इसे। ई क्या है, एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग ये देख लेते हैं, ई बराबर तुम्हारा हो जाता है एच इंटू, और एफ फ्रीक्वेंसी बराबर होता है तुम्हारा सी अपॉन लेमडा, जहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की चाल है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें एक चीज़, तो जो एनर्जी होती है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जो E1 होगा, E1 प्रोपोर्शनल टू 1/λ1, और जो तुम्हारा E2 होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ2, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो E1/E2, है ना, दैट विल बी इक्वल टू λ2/λ1, है ना। तो सिंपली ये चीज़ तुम्हारा E1 कितना है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तुम्हारा कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अच्छा, λ2 तुम्हारा कितना है, λ2, अच्छा λ2 निकालना है, λ2/λ1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2, तो λ1/λ2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/1, तो ये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:1। तो या तो ये कह सकते हैं हम लोग λ1 विल बी इक्वल टू 2λ2, λ1 विल बी इक्वल टू 2λ2। यहाँ से देखो ये तो ये यहाँ पर गलत टाइपिंग हो चुका है, λ1 इक्वल टू 2λ2 होना चाहिए और आंसर होना चाहिए सी पार्ट, है कि नहीं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला फार्मूला, ये फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी, है ना। प्रकाश छोटे छोटे जिन कणों से मिलकर के बना है, ये वही वाले पार्टिकल की एनर्जी होती है। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला एक क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, गली के पीले लाइट में किस प्रकार का किसका प्रयोग किया जाता है। जो पुराने ज़माने में रेलवे स्टेशन पर जो लाइट लगी होती थी, वो होती थी सोडियम लैंप। सोडियम लैंप पीली पीली रोशनी दिखती थी, वो बिजली बहुत कंज्यूम करते थे, इसीलिए उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है। अब एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं जिनसे वाइट कलर की रोशनी आती है और वो एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, बहुत कम, है ना। तो मगर उनको सोडियम लैंप बोलते थे, उनमें सोडियम की वेपर्स का इस्तेमाल होता था, सोडियम हम लोग बोलते थे उनको सोडियम लैंप, ठीक है। अगला चलते हैं एग्जाम। किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। देखो, परावर्तित और अपवर्तित दोनों करने की क्षमता को ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से, ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेट किया जाता है। बी पार्ट यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे की तरफ, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसकी गति पहले से कम होती है या बढ़ती है। देखिए एक सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये तुम्हारे दो मैदान हैं, एक मैदान ये है, एक मैदान ये है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है, प्रकाश। अच्छा, और यहाँ पर मान लीजिए ये खाली मैदान है, और यहाँ पर जो है ना ये मेला है, मेला लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर खाली, यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर 300 लोग हैं। अब जो लड़का है जिसका नाम है प्रकाश, वो प्रकाश ज़्यादा तेजी से कहाँ चलेगा, पहले वाले में। ये तुम्हारा क्या है, इसमें इसमें भीड़ कम है, इसमें तेजी से दौड़ेगा, तो यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ धीमे धीमे दौड़ पाएगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, यहाँ धीमे धीमे चलेगा। तो जब कभी भी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी, है कि नहीं। इसकी गति पहले से कम होती है, ठीक है, इसकी गति कम हो जाती है। तो ये तुम्हारा सी पार्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचनांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की गति क्या होगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो म्यू बराबर होता है वो होता है तुम्हारा C/V। तो अगर ये म्यू की वैल्यू तुम्हारी 1.5 दी गई है, और ये तुम्हारा है 3 × 10⁸ है ना, और ये तुम्हारा है V, तो यहाँ से V बराबर तुम्हारा हो जाएगा 3 × 10⁸, है ना, अपॉन 1.5, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा V बराबर 2 × 10⁸, है ना, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 × 10⁸। तो सही जवाब हो जाएगा बी पार्ट। इस तरीके से सवाल लगाते हैं, देख रहे हैं, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता, मैं अभी बता चुका हूँ, ये भी
ऑप्टिकल डेंसिटी से ही रिलेटेड होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपवर्तनांक से रिलेटेड होता है। चलिए अब इसके बाद में आ रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं, अगले वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको रिफ्लेक्शन के सवाल लेकर के आ रहे हैं, जिसमें दर्पण में के सामने हम लोग वस्तु रखेंगे और साथ में उसमें निकालेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है और उसका साइज कितना बड़ा बनता है ना, पोजीशन के बारे में बताएंगे। ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।